नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। मानवतावादी साहित्य के एक ऐसे कवि व लेखक जिनका स्थान आज पूरे देश भर में वही है जैसे हिंद और हिंदी में बिंदी का होता है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न केवल इतिहास के पन्नों को उकेरा बल्कि वर्तमान की परिस्थितियों से भी दो चार हुए और उनकी कविताओं लेखन में एक कवि हृदय व साहित्य की परिपूर्णता नजर आती है, जिन्हें रामचरित कंठस्थ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुशवाहा जी की। रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुशवाहा जी का मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूँ। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सलेन जी। डॉक्टर दिनेश कुशवाहा जी एक कवि रहे हैं, साहित्यकार हैं जो वर्तमान की कोपलों पर भविष्य का इनकलाब लिखते हैं। इससे पहले कि हम उनसे बात करें, आइए जानते हैं उनके गांव, स्कूल एवं शिक्षा के बारे में। मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का जिला है देवरिया। उसमें एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है हमारे देश की धरती पर, जो सबसे बड़े महामानव पैदा हुए गौतम बुद्ध, उनका निर्वाण स्थल है कुशीनगर। और वहीं से सटा मेरा गांव है। जन्म मेरा संयोग बस अयोध्या में हुआ। मेरे पिताजी थानेदार थे और उनकी तैनाती अयोध्या में थी। 8 जुलाई 1961। और कुछ दिनों बाद मैं गांव में आ गया माँ के साथ। मेरा संयुक्त परिवार था। अभी वो पिछले वर्ष तक सारे लोग संयुक्त रूप से एक साथ थे और देश के 7-8 शहरों में लोग फैले हैं। लेकिन अभी गांव में 65 लोगों का परिवार एक साथ एक रसोई में, संयुक्त परिवार, और 3-3 4-4 औरतें मिल के रोटी दाल सब करती थीं। परिवार बहुत बड़ा हो गया था और भाइयों ने आपस में प्रेम से ही उसे बांट लिया। तो वहाँ मेरा बचपन बीता। गांव का नाम गहिला है। एक रेलवे स्टेशन है बहुत पुराना, अंग्रेज़ों के ज़माने का। हमारे गांव से 1-1.5 फरलांग पर सतराव। और वहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गया। तो मुझे याद है कि मुझे जो अक्षर ज्ञान जिसको कहते हैं, वो वहीं सतराव में जो गुरजन लोग थे। और कई बार तो यह लगता है कि असली गुरु तो वही है जो पार्टी पर क ख ग घ पढ़ाना सिखाए। हम लोग विश्वविद्यालयों में एकदम वयस्क रूप से बड़े लोगों को पढ़ाते हैं, तो हम उनके सुपरवाइज़र हो सकते हैं, शोध निर्देशक हो सकते हैं, उनके प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन असली गुरु तो वही है जिसने क ख ग घ पढ़ाया, आधार जिन्होंने बनाया, जिनसे पहले हमने अक्षर ज्ञान लिया। तो ऐसे हमारे गुरु थे, देवकीनंदन सिंह नाम था और वो अभी हैं देवकीनंदन सिंह, जो बहुत बड़ा यादव लोगों का एक गांव है हमारे गांव के बगल में। तो वहाँ के लोग थे। और फिर हमारे गांव में प्राइमरी पाठशाला खुल गई। और हमारे गांव में जब प्राइमरी पाठशाला खुली तो संयोगवश उसमें 3 शिक्षक पदस्थ हुए और तीनों लोग, उस समय तो शब्दावली थी हरिजन, तो तीनों लोग हरिजन समुदाय से थे, जिसे आज हम दलित कहते हैं। इतना बढ़िया पढ़ाते थे, इतना समर्पित भाव से, और उनको जो अध्यापक का मान सम्मान मिलता था तो उनको लगता था कि सब शिक्षा के कारण है। तो उसी तरह से समर्पण भाव से वो लोग पढ़ाते थे। एक लाल बहादुर जी थे,
एक रामलाल जी थे और एक का जंगी प्रसाद नाम था। तो इस तरह से प्राइमरी, फिर मिडिल स्कूल में हमारे गुरु थे रामदेव सिंह जी। रामदेव सिंह जी का खोला 8वीं तक का विद्यालय, इस समय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। और इतनी कम आवश्यकताएं थी उन लोगों की। स्कूल के बेंच को ही 2 जोड़ के रात को सो जाते थे, वहीं पर आहरा लगा के लकड़ी जला के खाना बनाते थे और वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे। तो ऐसी स्थितियों में मिडिल स्कूल में बोर्ड होता था उन दिनों, प्राइमरी में भी बोर्ड होता था और दोनों परीक्षाएं पास की। मिडिल स्कूल में मेरा सर्वोच्च स्थान रहा और फिर 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं 10वीं विज्ञान का विद्यार्थी था। और उसी समय मुझे साधु बनने का वैराग्य पैदा हुआ। कारण क्या है कि हम लोगों के घरों में जो पुस्तकें और पोथियां रखी जाती थी, उनके नाम पर 2-3 पोथियां होती थी। एक तो रामचरितमानस की पोथी होती थी, एक आलखंड होता था, आला होता था। तो आला पढ़ के लोग अपने आप को उदल और आला समझने लगते थे और अपने गांव को महोबा समझने लगते थे। और हमारे तरफ गोरखपुर है, गोरक्ष मठ है, तो गोरखनाथ, तो उनकी गुरु गोरखनाथ के एक चेले बिरजा भार की कहानी तो वो चलती थी। इसी तरह की पुस्तकें होती थीं। और हमारे बगल में एक महात्मा रहते थे हमारे गांव से, आप समझिए कि 100 मीटर 150 मीटर पर उनकी कुटिया आज भी वो हैं। और 2 मील की दूरी पर एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा देवरावा बाबा रहते थे। तमाम प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से सब लोग उनके यहाँ जाते थे। तो लगा कि जीवन की सार्थकता तो प्रभु को खोजने में है, ईश्वर को खोजो। अब ये सब तो जंजाल है। और 1-2 साल उसमें रहा और मैं किसी तरह से 2nd क्लास पास हुआ। मतलब किशोरावस्था से ही आपका जो रुझान, जो पढ़ाई लिखाई करनी थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, जो कि अब जानता हूँ कि तुम्हारा दुख देवालय जाने से नहीं ख़त्म होने वाला, तुम्हारा दुख विद्यालय जाने से ख़त्म होगा। तो लेकिन अब बचपन से तो सिखाया जाता है कि सारा दुख संकट मोचन है हनुमान जी, सारा दुख देवालय मंदिर में जाने से ख़त्म होगा। तो अब ये धारणा थी और इसके चलते 2 वर्ष तक मतलब आवाजाही होती रही मठों मंदिरों में। फिर तो पढ़ाई छोड़ के बैठ गया। पिताजी बहुत कोशिश करके और मार धगाड़ करके वगैरह वगैरह करके ले आए, तो परीक्षा दी तो गेस मार्क से पास हुआ, 1 नंबर ने तो फेल हो जाता। और हाई स्कूल किसी तरह से, फिर हमको लगा कि अब ये विज्ञान में इतना कम नंबर आया है, इतनी चीज़ें हैं और रुचि मेरी हिंदी भाषा और साहित्य में अधिक थी, तो मैं कला में आ गया। 12वीं पास किया। 12वीं पास करने के बाद हमारे जो गुरु लोग थे उन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपको IAS बनना है, अधिकारी बनना है, तो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वो ऑक्सफोर्ड है पूरब का, वहाँ जाइए। और अगर आपको विद्वान बनना है, आपको आचार्य बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, तो आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाइए था। 4थी में हम लोग मदन मोहन मालवीय का एक पाठ पढ़ते थे कि उन्होंने भिक्षाटन करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया कि नहीं, मुझे तो अध्यापक ही बनना है, जब बनूंगा तो अध्यापक बनूंगा। और फिर वहाँ से तो पूरी पढ़ाई हुई, BA MA PhD, और फिर दिल्ली पत्रकारिता के लिए गया और नॉर्थ ईस्ट में गया नौकरी के लिए। कई जगहों पर आते जाते बार बार लौट के बनारस आना होता था। लगता था कि चना चबेना गंग जल जोपुर में करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार, ऐसा दिमाग में लगा था। लेकिन एक मोड़ आया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही। बहुत बड़ी चुटिया रखता था, टीका लगाता था, शंकर जी का जलाभिषेक करता था। कहता था, हे शंकर जी, आपकी
छड़ी बहुत तेज़ लगती है, लेकिन जो बर्दाश्त कर लेता है उसको आप काशी में रख लेते हैं, तो हमको काशी में रख लीजिए। अचानक राहुल सांकृत्यायन को पढ़ने को मिला। हमारे एक अध्यापक थे राम नारायण शुक्ल, जी वो मार्क्सवादी थे और बहुत ही प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि बोलगा से गंगा पढ़ो, फिर ऋग्वैदिक आर्य पढ़ो, और चित्रलेखा एक भगवती चरण वर्मा का उपन्यास था। ऐसे करके धीरे धीरे बाद में ये लगा कि यार वो विद्यालय और पुस्तकालय मतलब 100 टाइम्स बड़े मंदिर हैं किसी भी मूर्ति पूजा के देवस्थान से, और जो कुछ मिलेगा यहाँ से मिलेगा। अगर मैं एक पैर पर कम से कम 5 वर्ष तक खड़ा रहूँ इस मंदिर में तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। हम अपना नाम लिखना जानते थे, वो भी भूल जाएगा। तो दिमाग, सोच, तमाम चीज़ें बदली, और इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने गुरुओं का। और फिर मेरा एक परम सौभाग्य था कि हमारे हिंदी में मैंने एमए किया। हिंदी में सूर्य की तरह तप रहे थे प्रचंड जी प्रखर डॉक्टर नामवर सिंह जी, और उनके छोटे भाई बहुत ही प्रख्यात कथाकार थे। और पता नहीं उनको मेरे में क्या दिखा, और मैं तो भाई गुरु खोज ही रहा था। तो मैं डॉक्टर काशीनाथ सिंह का शिष्य हो गया। काशीनाथ जी को सब लोग जानते हैं, उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ, उनकी कथाएं, उनकी 80 पर उनके उपन्यास पर लिखी फिल्म बनी है। तो गुरुजी ने फिर बहुत कुछ, जो बड़ा गुरु होता है वो बिना बोले लोगों को सिखाता है। वो कुछ पढ़ा न पढ़ाए न बताए, केवल हम उसको देखते रहें कि वो कैसे उठता है, कैसे केवल बैठता है, अनुसरण कैसे करते रहें चलता है, उससे ही बहुत सारा ज्ञान आ जाता है। कैसे पढ़ता है, मैं कल याद कर रहा था, देखिए आप कभी कैमरा घुमा के देखिए, ये 10,000 किताबें यहाँ रखी हुई हैं। ये सारी किताबें, घर पूरा हटा हुआ है। पत्नी कहती है कि ये 2 कमरे का घर ले पाएंगे हम लोग जीवन में, रिटायरमेंट के बाद तो हम लोग कहाँ रहेंगे अगर ये सारी किताबें। हमने कहा किसी विद्यालय को दान दे देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, लेकिन अभी तो हमारी मतलब एक तरह से लोग कहते हैं ना, पेट काट के मैंने ऐसा किया। 300 रुपये की स्कॉलरशिप मुझको मिलती थी, फिर 1000 रुपये की मिली। तो उन स्कॉलरशिप से खरीदी हुई तमाम किताबें हैं। अपने विद्यार्थियों को भी बहुत किताबें देता हूँ मैं, और मुझे तो अब बहुत किताबें मिलती हैं। जिस शहर में जाता हूँ वहाँ सैकड़ों लेखक मिलते हैं, उसमें 10 लेखक बांध देते हैं बोरी अपनी किताबों की। तो उसका आदर करता हूँ, ले आता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कुछ को फ़ोन भी करता हूँ, फिर वो कुछ किताबें दे देता हूँ लोगों को। तो इस तरह से पढ़ाई लिखाई हुई। और रीवा तो इसलिए बहुत प्रिय था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एकदम गंगा के भीतर रीवा कोठी थी। जी जी और वो कोठी महाराज वेंकट रमण सिंह ने मालवीय जी को दान में दी थी। वो आए और उन्होंने कहा कि महाराजा साहब आप कुछ हमको दान में दीजिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने कहा मालवीय जी यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है, तो थोड़ी दाल ही दे दीजिए, मैं उसको गंगा के पानी में जाके गला लूँगा। तो फिर वो उनकी बाग्मिता से बहुत खुश हुए, और उन्होंने 5 मंजिला, हमको लगता है कि भारतवर्ष के सारे राजाओं की कोठियां हैं गंगा किनारे बनारस में, लेकिन रीवा कोठी से सुंदर कोठी मिलना मुश्किल है। बड़ी भव्य सिंधिया की कोठी है और तमाम लोगों की है। उस रीवा कोठी में हमारे फाइन आर्ट्स के, संगीत के लड़के रहते थे, हॉस्टल है। तो रीवा इस रूप में रीवा जाना मैंने कि रीवा के राजा की कोठी है। और फिर आकाशवाणी रीवा से बहुत अच्छे गीत बजते थे उन दिनों। ये मैं आपको 80 की बात बता रहा हूँ। तो तब से रीवा, और इसे मात्र संजोग कहेंगे, मैं तो भाग्य पर विश्वास नहीं करता। और ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधिलेख प्रबल है, अगर ब्रह्मा ने ऐसा आपके भाग्य में लिखा है कि आप धनी हो जाएंगे, तो चरणों पर क्यों न वसुंधरा देती रतन उगल है।
तो ये हीरा मोती जितने रत्न हैं, इनको तो बड़ी मेहनत से मजदूर खोदते हैं, फावड़ा चलाते हैं, तब जाके कहीं वो निकलते हैं। तो इसलिए हर चीज़ मनुष्य का प्रारब्ध उसका परिश्रम है। जी जी और ये जो जीवन में संयोग आते हैं, उन संयोगों को ही लोग भाग्य कहने लगते हैं। तो उसके लिए ये कि भाई अवसर होने चाहिए लोगों को, विकास के अवसर मिलने। जिसको अवसर मिल गया उसकी योग्यता का प्रतिफल मिल गया उसको। जिसको अवसर नहीं मिला वो योग्य से योग्यतम होते हुए भी एक कोने में खड़ा हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें अवसरों पर निर्भर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें संबंधों पर निर्भर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपको अनायास प्राप्त हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कहीं से कोई तर्क ही नहीं दिया जा सकता। बस इतना कहा जाए मुझे नहीं मिला, लेकिन कारण ये है कि वो नहीं मिलने के तमाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण होते हैं। वो कारण अगर नहीं रहते तो आपको मिल जाता। तो इसलिए रीवा मैं आया था दिल्ली से, और मेरे गुरुजी नाराज़ हो रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी नौकरियां मिलती हैं और तुमको बनारस में खा के सोने की आदत पड़ गई है, तो खाओ और दोपहर में सो। सालों साल दोपहर में सोए बिना बनारसी ज़िंदा नहीं रह सकता, तो इसीलिए भाग आते हो। तब तक यहाँ जगह निकली, और यहाँ प्रोफेसर कमला प्रसाद जी थे। पांडे जी के मन में ये था कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है यहाँ जो बड़े बड़े आयोजनों में माइक भी संभालता, और ज़रूरत पड़ती तो चपरासी से खर भिस्ती सबका काम कर लेता, दरी भी उठा लेता, पत्तल भी उठा के फेंक देता। तो विश्वनाथ त्रिपाठी और केदारनाथ सिंह ने कहा कि वो तो मतलब दिनेश कुशवाहा ही हैं, काशी में उनके शिष्य हैं, वो अगर आ जाएं तो हो सकता है। हमारे गुरु से कहा पांडे जी ने, तो उन्होंने कहा कि तब मेरा काम सारा रुक जाएगा, मेरा काम कौन देखेगा। तो कहा साल 2 साल के लिए दीजिए। अब देखिए साल 2 साल के लिए आ गए यहाँ। उस समय कुछ विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का कुछ झगड़ा चला था, और इसलिए मैं तो लेक्चरर पद पर आया। तो उसके लिए 5 विश्वविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों के धुरंधर प्रोफेसर, दिल्ली की विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर निर्मला जैन, अलीगढ़ के प्रोफेसर कुंवरपाल सिंह, वो भी विभागाध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर मैनेजर पांडे, वो भी प्रोफेसर हेड थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेंद्र कुमार वर्मा, 4 तो ये लोग हो गए, और राजस्थान जोधपुर विश्वविद्यालय से इंदिरा जोशी आई थी। तो इतने प्रोफेसरों के बीच तो इंटरव्यू हुआ, जो हमारे लोग जाते थे वो कांपने लगते थे। हमने भी कभी लगा कि भाई इतना ज़्यादा हुआ। फिर वाइस चांसलर साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें पूछी, मैंने उनकी कुछ चीज़ों को काट दिया, तो लगा कि अब नौकरी तो मिलनी नहीं है। यहाँ आ गए गुरुजी के कहने से, फिर यहाँ वो हो गया। फिर जब यहाँ आ गया तो ऐसा रमा कि फिर रमी गया। 3 साल बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय जाने का अवसर मिला, हो गया। तो हमारे गुरुजी और उस समय प्रोफेसर जगदम्बा प्रसाद राठौर, जगदम्बा सिंह राठौर, JS राठौर, बहुत अद्भुत, क्या वाइस चांसलर, इतना तेज। उन्होंने कहा यहाँ एग्जीक्यूटिव हेड हो, वहाँ 40 लोगों के नीचे जाके क्या करोगे। तो तब से पढ़े हैं अकेले। सर, जब पहली बार आप अपने गांव से बाहर निकले तब आपने कैसा महसूस किया था? पहली बार मैं योजना बिहारी हूँ, और इस तरह का योजना बिहारी जो मतलब उसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा मान लो। पहली बार तो मैं गांव से हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए बाहर निकला, तो साल भर पढ़ा नहीं था, क्योंकि तब तो केवल रामचरितमानस बाजता था, सुखसागर बाजता था, पुराण बाजता था, साधुओं के साथ रहता था, बाल भोग और ये और वो, और भगवान को जगाना, सुलाना, नहलाना, ये सब काम करता था। तो जब परीक्षा देने आया तो कुछ जानता ही नहीं था, कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो मूर्खता की भी एक हद होती है। मैंने अपने घर में कहा कि मैं 1 महीना पहले जहाँ मेरी परीक्षा होगी वहाँ मैं चला जाऊँगा, और वहाँ दिन रात एक साथ पढ़ूँगा। अब 1 महीना पहले
अरे लोग 2 दिन 1 दिन पहले जाते हैं परीक्षा केंद्र पर अपनी व्यवस्था करने पर, मैं 1 महीना पहले चला गया। अब वहाँ गया तो मुझको न ढंग चावल बनाना आए न रोटी बनाना आए, और तरह तरह की इतना कष्ट कि फिर मैं घर भाग आया लौट के। हमने कहा हमारे बस, मैं तो पढ़ने का मतलब मेरे बस समय में खाना बनाता ही रह जाता हूँ। तो इस तरह से पहली बार का ये अनुभव था। लेकिन असली मायने में तो घर छूटा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने के लिए, ये 77-78 का वर्ष था। उसी बार जब बनारस आ गया, तो बनारस आने के बाद तो फिर लगातार बनारस में ही अजीब तरह की चाशनी है बनारस में, वहाँ से मन ही नहीं भरता था। तो लगभग 19 वर्ष तक घुमा फिरा के का। सर, आपने लेखन किया, कई किताबों को लिखा भी, तो जो लेखन की प्रवृत्ति थी वह कैसे आई आप में? एक शेर है बहुत प्रचलित, पता नहीं कि निगाहे कैस, बचपन से ही यारों आशिकाना थी। कैस कहते हैं मजनू को, तो लैला मजनू की कहानी तो सब जानते हैं। कहे कि वो जो मजनू की आंखें थीं वो बचपन से ही आशिकाना थी। तो इस मामले में भी जब मैं 10वीं पास कर लिया और साधु उधू वाला बुखार थोड़ा कम हो रहा था, तो कविता का बुखार चढ़ गया। और 11वीं में ही कुछ इस तरह के भावावेश, तुकबंदी और तमाम चीज़ों के चलते जो कविता रचने लगा, और लगता था कि भाई तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास ये कितने महान लोग हैं, और ये इसलिए महान हैं कि इन्होंने कविता की है, तो इसलिए अपने को तो महान नहीं बनना है, तो मैं भी कविता करूं। और जब कविता लिखने उखने लगा और कुछ कविताएं इकट्ठा हो गईं, उसमें हमारी जो मातृभाषा है वो भोजपुरी है। तो अमूमन जो किशोर काल का समय है, तो लिखा है दिनकर ने कि कौन कहे यह प्रीति जब प्रथम प्रथम जगती है, दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है। तो जब 12वीं 10वीं 11वीं के बाद जो शरीर में हार्मोन्स बदलना शुरू होते हैं, और जब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है क्या क्या, तो हर आदमी संजोगी और वियोगी होने लगता है। और अब ये तो है नहीं कि दुनिया में आप जिसको चाहेंगे वो आपको मिल ही जाएगा, तो अमूमन लोग वियोगी हो जाते हैं। वियोग रस वहाँ से शुरू हो जाता है। हाँ, तो मैं अपने पिताजी के पास गया कविताएँ लेकर के कि हमको इनको छपवाना है, और इसमें जो प्रेस वाले हैं वो बता रहे हैं 2000 रुपया लगेगा। तो उन्होंने कहा रे बाप रे बाप, 2000 रुपया, वो भी कविता पर। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता कि तुम कवि हो, ये जब तक मूछ दाढ़ी नहीं आती और तब तक दुनिया का हर आदमी कविता लिखता है, और वो गदा पचीसी की कविता है, इसलिए वो कविता को मैं कविता नहीं मानता, मैं भी कविता लिखता हूँ और छपवा नहीं पाता हूँ। तो हमने कहा हमने तो कभी नहीं सुना कि आप कविता। उस समय वो बहराइच कोतवाली में थानाध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि मैं घर पर ट्यूबवेल लगवा दूँ, आटा चक्की लगवा दूँ, हाँ, तेल की मशीन लगवा दूँ, क्रेशर खरीद दूँ, ट्रैक्टर खरीद दूँ, ये मेरी कविता है। ये मैं सोचता रहता हूँ, तो मैं नहीं कर पाता। तुम्हारी कविता के लिए मेरे पास फालतू पैसा नहीं है। फिर अब थी तो तुकबंदियाँ ही, एक नए जितने भी सिरे थे, हाँ, हर सिरे से वो नकारी जा रही। अरे फिर हमने माँ से 25 या 15 रुपया लिया, उससे एक रसीद छपवाई 2 रुपये की, और मैंने काट दिया, डॉक्टर शैलेंद्र सोनी 2 रुपया दीजिए आपको, नहीं 1 रुपया दीजिए, 1 रुपया आपको 2 रुपये की किताब मैं दूंगा जब छप जाएगी। तो इस तरह से बताइए 2000 रुपये कैसे इकट्ठा हुए, सालों लगे, और फिर ये किताब छपी। ये किताब, ये मेरी मतलब मेरे दाढ़ी मूछ नहीं जमी है, ये यानी मूछ भी दिखाई नहीं पड़ रही है, अभी निकली नहीं, ये प्रखर की तरह से ये इतनी मूछ है मुझे। और ये किताब मैंने, ये उस समय तो छपाई था ही नहीं, ये ब्लॉक बनते थे फ़ोटो खिंचवाने के बाद, ये पिताजी का चश्मा लेकर के, और टीका लगाना छूटा नहीं था अभी, तो ये टीका लगाए हुए और बुद्धिजीवी जैसा दिखूं इसके लिए पिताजी का चश्मा लगा लिया,
और ये फ़ोटो खिंचवाई। इस फ़ोटो को लेके बनारस गया। बनारस गोदौलिया में पता चला कि एक ब्लॉक बनता है और वो उसमें प्रेस में लगाया जाता है, उसके ठप्पे से छपता है। तो इस तरह से ये किताब बिखरे आंसू, प्रसाद के जी के आंसू का बहुत असर था, तो ये किताब छपी। और अब तो किसी को दिखाने में शर्म लगती है, लेकिन उस समय इतना उत्साह था कि पटना के सूरदेव रंजन, शंभुनाथ सिंह जी गीतों के बादशाह थे वाराणसी में, और प्रोफेसर हेड थे काशी विद्यापीठ में, और गामा पांडे हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज में। 3 लोगों को दिया। बालक जान के दया करके लिख दिया सब लोगों ने, अच्छी कविताएं लिखता है और आगे बहुत अच्छा लिखेगा वगैरह वगैरह। तो ये कविता खंड ये छप गया। अब मैं आभारी हूँ कि ये आज 40-45 साल पुरानी, जी यानी 78 में छपी, तो कितने वर्ष हुए। ये मोतीलाल जी लेके इलाहाबाद से आए हैं, उनको कहीं मिल गया तो हमको देखने को मिल गया, ये अपना रूप भी देखने को मिल गया। तो ये किताब पहली किताब छपी, और उसके बाद तो आ गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। बहुत दिनों तक कविता लिखने नहीं आता था। वो जो मैं लिखता था निज कवित्त कही लागनी का, तो लगता था कितनी बड़ा तीर मारा है मैंने, इतना लिखा है, इतना लिखा है। बाद में जब और लोगों को पढ़ने लगा तो पता चला कि अरे यार हम क्या लिखते हैं, हम तो कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि गाते गाते विवाह होता है, उसी तरह से धीरे धीरे मतलब वो क्या है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हुई सुजान, और रसरी आवत जात के शिल पर होत निशान। तो वो शिल पर निशान जैसा होना, सुजान होना, कवि होना, यानी आप में प्रतिभा भी हो। देखिए, आप में अगर प्रतिभा नहीं है तो आपको पहलवान से पहलवान, संपादक या प्रोफेसर आपको कवि नहीं बना सकता, आपको विद्वान नहीं बना सकता। लेकिन आप में प्रतिभा है और आप में परिश्रम है ही नहीं, तो प्रतिभा में जंग लग जाएगा। जैसे लोहा कितना मजबूत होता है ना, और मोर्चा लग गया तो गल करके क्या हो जाएगा, मिट्टी की राख हो जाएगा, उस तरह का हो जाएगा। तो अगर प्रतिभाशाली व्यक्ति परिश्रमी भी हो तो उसमें पंख लग जाते हैं। हालांकि मैं तो अपने को आलसी और प्रमादी ही कहता हूँ। और दूसरी चीज़ कि मेरा इतना अधिक समय मेरे विद्यार्थियों के लिए जाता है, यूनिवर्सिटी विभाग के लिए, कि अपने लिए मेरी एक कविता है कि दिन भर इतनी चीज़ों, इतनी बातों और इतने लोगों का ख्याल रखना पड़ता है कि अपना ख्याल आते आते थकान लग जाती है। ऐसे में एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए याद दिलाना पड़ता है, यानी पति पत्नी में एक दूसरे को याद दिलाना पड़ता है कि अरे यार बड़ा थके हैं यार, ये ज़रा सब सुनो, ये ज़रा ये पंखा चालू कर दो। तो इस तरह से हुआ। फिर तो अपने आप ये लगने लगा कि अब मुझको कविता लिखने आ रही है, अब मैं कविता लिख सकता हूँ। और फिर पत्र पत्रिकाओं में गई तो कुछ जगह छपी। फिर तो मांग मांग के संपादकों ने, देश की कोई शीर्षस्थ ऐसी पत्रिका नहीं होगी जिसने न छापा हो। और इतनी लोकप्रियता, इतनी जिमनी, जब मैं आया रीवा में तो अखबारों ने छापा कि राष्ट्रीय ख्याति के लब्ध कवि 94 में। तो बहुत दिन तक मुझको लगता था कि अरे राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कवि जी, आप तो रीवा में आ करके ब्लॉक स्तर के हो गए। आपकी प्रतिभा का क्या हुआ, कुछ करिए कुछ करिए। अब आप एक बार जो कमा करके फिक्स डिपॉजिट कर दिए हैं उसको कितने दिन तक खाएंगे, तो कुछ न कुछ तो आपको कमाना पड़ेगा। तो फिर कमाई रीवा में हुई, और ये इसके लिए मैं रीवा का ही आभारी हूँ। ये तो दूसरा संस्करण है, इसी काया में मोक्ष। इसी काया में मोक्ष। ये 2007 में भारतवर्ष के सबसे बड़े और सबसे बड़े प्रतिष्ठित राजकमल प्रकाशन से आया। और बीच में बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। अभी इसके पहले आपने जो है इतिहास में अभागे भी लिखा है। नहीं, इसके बाद आई, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो पुस्तक है ये 17 में आई है, लेकिन इसको भी आए 5 साल हो गए, लगभग होने जा रहे हैं, 4 साल तो हो ही गए। तो ये इतिहास में अभागे आई है। पहले अपनी चिंता थी। 14 में एक किताब आई थी, जरा सा देखिए डॉक्टर, 14 में ये
ईश्वर के पीछे। हाँ, ये किताब आई और 17 में आई, 7 में वो आई। उस कई संस्करण हो चुके इन किताबों के। तो और आलोचना की, संपादन की बहुत सारी किताबें तो छपी हैं। जगदीश चंद्र जोशी जी की 2-3 किताबों का संपादन किया है और भी तमाम चीज़ों का किया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये सुखद संयोग ही है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने की नौकरी है। तो जो अपना प्रिय है, यानी पढ़ाना लिखाना पढ़ना, अब वही कर रहे हैं, तो इससे अधिक सुखद क्या हो सकता है कि पढ़ा रहे हैं। अब ये ज़रूर है कि इंजीनियर पढ़ाई पूरी करके नौकरी पाता है और जीवन भर देखता रहता है कि कौन कौन सी नई चीज़ें उसके क्षेत्र में, कौन सी नई तकनीक आ रही हैं। नहीं तो पुरानी तकनीक से पुल बनाएगा तो कल गिर जाएगा। तो लोहे से लेके सीमेंट छरिया तक क्या नया उत्पाद आ रहा है, क्या नई तकनीक आ रही है, वो जानता है। डॉक्टर MBBS MD करता है तो वो अनवरत पढ़ता रहता है कि क्या नया हो रहा है, ठीक है ना। और हमारे हिंदी का प्रोफेसर एक बार हो गया तो उसको सूरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद फिर पढ़ने की ज़रूरतें नहीं है, क्योंकि एक बार आ गया। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हम एक जड़ और इसी तरह के स्थिर यथास्थितिवादी अध्यापक के रूप में हो जाएंगे। हम अपने विद्यार्थियों को भी, अगर हमको ये नहीं मालूम है कि 2021 में हिंदी में कौन सा उपन्यास आया जिसकी बहुत चर्चा है, कौन सा कहानी संग्रह आया जिसकी बहुत, किस कवि की कविताओं का संग्रह आया, तो हम जानते रहें तुलसीदास। हम वेद पूरा पढ़ के रट डाले हों और आज दैनिक भास्कर में कौन बहुत महत्वपूर्ण खबर छपी हो उसे न पढ़े हों तो हम अज्ञानी हैं, क्योंकि उससे काम नहीं चलने वाला। ये भी जानना होगा। अतीत के साथ भविष्य को और वर्तमान को भी लेके चलना एकदम पड़ेगा। एकदम। बात करें तो आपको निराला सम्मान, सावित्री सम्मान और केदार जैसे सम्मान भी मिले हैं। और इसी तरह आपके सम्मानों की अगर बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है जिन पे बात करना दुष्कर तो नहीं है, लेकिन नहीं, सरल भी नहीं है। कई बार मुझे लगता है कि अभी एक घटना हुई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये 1 महीना की बात है। दिल्ली साहित्य अकेडमी ने मुझसे काव्य पाठ और अपने रचना प्रक्रिया पर व्याख्यान देने का, जैसे आपने कहा उस तरह से एक आयोजन रखा। तो उन्होंने कार्ड छापा। अब साहित्य अकेडमी तो हमारी सबसे बड़ी मुहर है और हमारे जितने साहित्यकार हैं, हिंदी नहीं, तेलुगु, तमिल, है ना, सभी भाषाओं में जो वो सबका मानक स्टैंडर्ड तय करती है साहित्य अकेडमी। तो उसने कार्ड छापा कि हिंदी के प्रख्यात कवि दिनेश कुशवाहा, मेरा नाम जो ले रहे हो वो गलत ले रहे हो तुम, कुशवाहा है, जैसे मिश्र मिश्रा है, शुक्ल शुक्ला है, उसी तरह से हमने आ की मात्रा हटा दी। तो एमिनेंट पोएट ऑफ हिंदी पोएट्री। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि अरे भाई ये तो बहुत लोग जल जाएंगे। हमने कहा गुरुदेव मैंने तो कार्ड नहीं छापा और अब मैं क्या करूं, ये कार्ड तो दिल्ली से बट रहा है, संस्कृति मंत्रालय का है। फिर ममता कालिया बहुत बड़ी लेखिका हैं, तो उन्होंने कहा दिनेश मैं तुमको काला टीका लगा दे रही हूँ, उससे पहले नज़र न लगे। तो हम लोग तो रटते थे कि किसको किसको साहित्य अकेडमी ने रिकॉग्नाइज़ किया। इसी तरह से जब मुझे 94 में निराला सम्मान मिला, मैं आया ही था यहाँ, तो इतना बड़ा नाम था निराला सम्मान और निराला का कि मेरे गुरुदेव तक ने कहा कि अभी नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अगर मिल गया, हाँ, नहीं, वो आशीर्वाद था, आशीर्वाद था। आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कहा कि अब अगर मिल गया है तो दिनेश जी को भविष्य में इस बात को अब क्या कहें, मतलब प्रूव करना पड़ेगा, इसे साबित करना पड़ेगा कि इसके योग्य वो थे। और उसके बाद तो
मतलब बागेश्वरी 2008 में मिला, नामवर जी चंद्रकांत देवताले अपने स्वनाम धन्य लोग थे, इन लोगों ने दिया। उसके बाद से वर्तमान साहित्य कविता पुरस्कार माखन सिंह सिसोदिया, विश्वनाथ त्रिपाठी और शहरयार, जी वो शहरयार जिनका गीत हर आदमी गाता है, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो मैंने तो जब उमराव जान देखा था तो मुझको लगता था कि इतने सुंदर सुंदर गीत लिखने वाला शायर कौन है, उसका ज़रा दर्शन करना चाहिए। जब वो शायर अलीगढ़ में बुला के हमको ये सम्मान दे रहे थे तो मैं तो अभिभूत हो रहा था। तो वो दिया उन्होंने। केदारनाथ अग्रवाल, यहीं बादा में हम लोग 1 अप्रैल को पूरा, कमला प्रसाद जी, प्रोफेसर विजय अग्रवाल, जयराम शुक्ल और बहुत सारे लोग जाते थे। आदरणीय विश्वनाथ त्रिपाठी दिल्ली से आते थे और दूधनाथ सिंह, सत्यप्रकाश मिश्र, यानी एक मेला लगता था। हम लोग जाते थे, उनके नाम पर केदार सम्मान मैनेजर पांडे, विभूति नारायण राय, शेरा यात्री, ये लोग हिंदी के बड़े नाम हैं, इन लोगों के निर्णायक मंडल ने दिया। उसे देने आई दिल्ली से प्रोफेसर निर्मला जैन, भोपाल से प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह। तो एक धन्यता का अनुभव भी होता है और अच्छा असल, चूँकि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि कविता से मैं अपना पेट पालूंगा या कविता मेरे यश का माध्यम बनेगी, तो इसलिए कुछ ऐसा भी नहीं लगता ये है कि जो मिल रहा है वो बहुत है, कभी असंतोष भी नहीं रहा। ये देखिए, ये शहरयार जी हैं। हाँ, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। और ये दे रहे हैं, अलीगढ़ में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप समझिए कि इन्होंने तो मेरी पूरे जीवन की वैचारिकी तय की। राजेंद्र यादव जी हैं, रीवा में आए हुए थे आपने और इनका संस्मरण भी लिखा हाँ हुआ है। 2003 में आए हुए थे, उनका फोटो है उधर। नामवर जी दे रहे हैं बागेश्वरी पुरस्कार, स्पंदन कृति पुरस्कार भोपाल से मिला, उर्मिला शिरीष और स्वयं प्रकाश इत्यादि ने दिया। तो पुरस्कार तो बहुत मिले, तो लेकिन मैं उस योग्य हूँ। कई बार मुझे ही लगता है कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी मेहनत तो है गो अमंग द मासेज, जनता के बीच जाना। समकालीन कविता जो जनता के बीच उतनी ढंग से अपनी पैठ नहीं बना रही है उसको लोगों के। और भारतवर्ष की तो परंपरा ये है कि हमारी जितनी कलाएं हैं उनको गिनते हैं, कोई 84 तक कहता है, कोई 64 कहता है। जो 64 कलाएं हैं उसमें 5 ललित कलाओं को छोड़कर, नृत्य है ना, कविता, वास्तु और चित्र इत्यादि इत्यादि, जो 5 हैं, इनको छोड़ के जो शेष कलाएं हैं यानी 59, वो सब उपयोगी कलाएं हैं। आप चारपाई बुनना जानते हैं कि नहीं, आप खाना पकाना जानते हैं कि नहीं, आप पैर दबाना जानते हैं कि नहीं, संवाहन कहते हैं, वो भी एक कला है ना। तो आप पान लगाना जानते हैं कि नहीं, ये भी एक कला है। तो सारी कलाएं तो उपयोगी कलाएं। उपयोगी कला का मतलब कि जो जीवन में आपके काम आ रही हैं। तो कविता भी अगर कला है तो लोगों के काम नहीं आएगी तो किस बात की। आज कबीर इतने बात बात पर क्यों कोट किए जाते हैं, तुलसीदास क्यों कोट किए जाते हैं। ये जो तमाम कवि हैं, रैदास हैं, सूरदास हैं, किसी समाज की पहचान भी इस बात से होती है कि वो कैसे कवियों का आदर करता है, कैसे कवियों को सम्मानित करता है, कैसे कवि उस समाज में जाने पढ़े जाते हैं। और आप देख लीजिए कि बड़ा भाई अगर कलेक्टर हो और छोटा भाई चपरासी हो तो कलेक्टर जो है अपने चपरासी भाई का हक नहीं मार सकता। बपौती में उसको भी उतना ही लेगा। अगर 2 बीघा बाप का है तो 1 बीघा लेगा चपरासी। तो इसी तरह से चाहे कबीर हो, चाहे रैदास हो, चाहे रहीमदास हो, चाहे रसखान हो, कोई भी, इनका भी हक उतना ही है जितना कि तुलसी और कालिदास का है। तो ये हमारे समाज की समग्रता है। तो आपने एक कविता में लिखा था कि आपको राम राज्य से डर लगता है। देखो भाई, राम राज्य की जो कल्पना है जी वो आदि कवि वाल्मीकि के रामचरितमानस में नहीं है।
तुलसीदास से पहले दो कवि, कबीर और रैदास हुए, जिन्होंने कहा कि हम एक ऐसे राज्य की कल्पना करना चाहते हैं, या एक ऐसा राज्य चाहते हैं जहाँ सबको वस्त्र मिले, सबको अन्न मिले, और किसी को किसी तरह की दुख और तकलीफ ना हो, बेगम पूरा हो। तो ये बात इतनी समाज में गई कि जब उनके 100 साल बाद कबीर तुलसीदास ने लिखा, तो उन्होंने भी बनाया कि भाई राम राज्य ऐसा था, न दरिद्र को दुखी, न दीना, न ही को अबुध न लक्षणहीना, कोई व्यक्ति न दरिद्र है, न दुखी है, न बिना पढ़ा लिखा है, ठीक है ना, न दुर्भाग्यशाली। आपकी कल्पना की। लेकिन राम राज्य में तुलसीदास के वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था क्रमिक है, यानी कोई सबसे ऊपर है, कोई सबसे नीचे है। तो उन्होंने उसके वर्णन में लिखा कि भांति भांति के घाट मनोहर, राम राज्य में बहुत सुंदर सुंदर अनेक अनेक प्रकार के घाट हैं। मज्जहि जहाँ वर्ण चारों नर, चारों वर्णों के लोग जहाँ स्नान करते हैं। तो चारों वर्णों के लोग एक साथ स्नान करते हैं, लेकिन हैं तो चार वर्णों के। तो अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो किसी भी तरह की जाति की, लिंग की, है ना, धर्म की जितनी दीवारें हैं सबको एक कर देना होगा। दूसरी चीज़, राम राज्य से डर लगता है, जो बात कही गई है उस कविता में, उसमें ये कहा गया है कि मेरे भाई, मैं सीता और शंभूक दोनों हूँ। जी जी। यानी स्त्री की जो पीड़ा है इस देश में या पूरे संसार में, भारत में तो अधिक ही है, लेकिन अब आप कहो तो काबुल में क्या हालत है, अफगानिस्तान में क्या हालत है। तो दोनों हूँ, और दोनों को कष्ट हुआ राम राज्य में। इसे न राम कथा रोक पा रही है, न पूरा देश जानता है। शंभू का सर अब पढ़ लिख रहा है, कोई आदमी पढ़ा रहा है, इसलिए उसका सर कट गया। और सीता का परित्याग, कितने कवियों ने, संस्कृत कवियों ने राम के खिलाफ इस बात का प्रतिरोध दर्ज किया। दिग्नागाचार्य एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। कालिदास की सीता कहती हैं, वाचस्त्वया मद वचनात् स राजा वग्नो विशुद्धा मपि यत् समक्षम। हे लक्ष्मण, आप नौकर हैं राम के, आप में साहस नहीं है कहने का। मेरे शब्दों में जाके उस राजा से कह देना कि मैं उसके सामने अग्नि में परीक्षा देकर पवित्र होकर निकली थी, और मेरे साथ ये व्यवहार कि इस घने जंगल में जिधर चारों तरफ बाघ, भालू, शेर घूम रहे हैं, और मुझे यहाँ छोड़ा गया। दिग्नागाचार्य तो ये लिखते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि आर्या स्वहस्तेन बने विमोक्तुम। हे आर्य, हे सीते, आपको अपने हाथ से इस जंगल में छोड़ते हुए मैं सोचता हूँ, आर्याम स्वहस्तेन बने विमुक्तुम श्रोतुम च तस्या पर देवितानी। और यहाँ आपका यह करुण विलाप सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि सुखेन समरे लंका तम्मा, मैं बहुत सुखी रहता जो लंका में मुझे मार दिया गया था। लेकिन मुझे फिर से जीवित करके लगता है कि पवन सुत हनुमान ने मुझसे किसी जन्म का बैर लिया, मुझे जिंदा कर दिया। अगर जिंदा न किया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते कि आपकी वेदना सुन। तो ये कितने साल से भवभूति ने उत्तर रामचरितम लिखा। तो आज की तारीख में अगर दिनेश कुशवाहा नहीं लिखेंगे तो काहे बात के दिनेश कुशवाहा भाई। तो वो राम राज्य जिसमें शंभूक और सीता उपेक्षित होंगे, पीड़ित होंगे, तो उस राम राज्य से मुझे डर लगेगा। लेकिन अगर सब एक साथ सुखी, हजारों हजार तरह के फूल एक बाग में खुले हुए हैं, तो उस राम राज्य से मुझे खुशी होगी। इस संदर्भ में लिखा गया था कि मुझे राम राज्य से डर लगता है। सर, आपने हिंदी में किसी को अपना आदर्श भी बनाया होगा, किसी को अपना गुरु बनाया होगा। कबीरदास का एक दोहा है कि राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाए, या क्या दे गुरु संतोषिए हौस रही मन माए। तो मैंने तो अपने लिए उच्च शिक्षा में, लेखन में, हर तरह से एक ही गुरु है मेरे, वो हैं काशीनाथ सिंह जी। और
मैंने उन पर एक संस्मरण लिखा है और बहुत मन से लिखा है कि जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये गालिब का शेर है कि जान दी दी हुई उसी की थी। अगर हमने किसी के लिए अपनी जान दी और वो उसी की दी हुई थी, तो हमने क्या किया? आपसे हमने 10 रुपया उधार ले लिया था, 10 रुपया लौटा दिया। 10 रुपया आपने मुझे दिया था और मैंने आपको लौटा दिया, तो हमने आपको दिया क्या भाई? गुरु का तो ऋण जा नहीं सकता। सर, आपने विशेषतर 3 संस्मरण लिखे थे, काशीनाथ, रामचंद्र और राजेंद्र यादव जी। नहीं, वो तो चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है इसलिए आप उनको जानते हैं, राजेंद्र यादव, चौथीराम यादव और काशीनाथ सिंह। जी। लेकिन मैंने कमला प्रसाद जी पर भी संस्मरण लिखा है, जो पांडे जी थे, तुम्हारे आगे मिसालों की आबरू क्या है। सुभाष चंद्र कुशवाहा पर लिखा है, यकीनन कुछ न कुछ होगा ताल्लुक एक उनका। लेखक और कवि होने के बाद संस्मरण लिखने की परिपाटी। भाई कविता का कलेवर बहुत छोटा होता है और अपना खंड काव्य लिखे जाते हैं, न महाकाव्य लिखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको बृहद वर्णन करना है किसी का, जैसे मैंने बहुत लंबा संस्मरण लिखा है प्रख्यात कथाकार शिव मूर्ति पर। वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। तो अब लिखा है, अब उन पर कविता लिखता। कविता मैंने लिखी है विश्वनाथ त्रिपाठी पर, विश्वनाथ त्रिपाठी का खाना, लेकिन उनका एक बहुत छोटा सा रूप है उसमें। लेकिन अगर उन पर संपूर्णता में लिखना होगा तो विश्वनाथ जी पर मुझे संस्मरण लिखना पड़ा। देखिए, संस्मरणों से एक फ़ायदा ये होता है कि आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो पीढ़ी जो है इस बात से परिचित होती है कि वो उन्होंने क्या संघर्ष किया, जीवन में उनकी क्या उपलब्धियां थीं वगैरह वगैरह। तो वो एक तरह से मतलब बहुत लोगों ने लिखा है संस्मरण, वो एक तरह की टीचिंग है, लोगों को लोगों के बारे में बताना है, एक वो जीवंत दस्तावेज है। आज हम ना जल्दी, आप जो आत्मकथा लिखते हैं वो बहुत लंबा लिखते हैं। आत्मकथा जो लिखना शुरू करता है, अपने यहाँ एक ट्रेडिशन रहा है कि हर आदमी इस तरह से लिखता है जैसे वो महान पैदा ही हुआ था, जीवन में उससे कोई गलती ही नहीं हुई। तो गांधी के सत्य प्रयोग जैसी आत्मकथा नहीं। हाँ, इधर स्त्रियों ने, दलितों ने अपनी अपनी कहानियाँ लिखी हैं जिसे हम जानते ही नहीं थे। भारतवर्ष की सामाजिक संरचना कुछ इस तरह की है कि एक जाति को दूसरे जाति के दुखों का पता ही नहीं है। मतलब लखेरा के घर में क्या होता है तमेरा नहीं जानता, तमेर के घर में क्या जाता है सोनी नहीं जानता। तो एक दलित के घर में, एक भंगी के घर में, एक बसोर के घर में कैसे जीवन यापन हो रहा है, एक दरिद्र ब्राह्मण कैसे अपना पेट भरता है, आपस में संवेदनाओं का लेना देना हुआ ही नहीं है। तो जब एक दूसरे के घर जाओगे, रोटी बेटी करोगे, खाओगे पियोगे, तब न जानोगे। अब बसोर के घर में, बंकी के घर में जाके खाते ही उल्टी हो जाएगी आपको, तो आप क्या जानेंगे कि वो कैसे खाता है, उसकी थाली कैसे है, उसका गिलास कैसे है, उसका पट्टा कैसे है, उसकी रसोई कैसे है। तो इन सारी चीज़ों के लिए या तो आत्मकथा लिखी जाए या जीवनी लिखी जाए। तो अब इतने 15 साल में शरद चंद्र की जीवनी लिखा विष्णु प्रभाकर ने, तब किस लेखक के पास इतना टाइम है? और हर लेखक तो आज अपनी बहुत कम लेखक हैं जो सिर्फ लेखन के बल पर जी रहे हैं। तो कहीं से कमीज फटी हुई है, कहीं से जूता फटा हुआ है। प्रेमचंद जी के फटे जूते कितने मशहूर हैं। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते लिखा। तो इसलिए अब नौकरी भी करनी है, दुनियादारी भी करनी है और कविता भी करनी है, तो कुछ तो बदलेगा, कुछ तो तमाम विधाओं में जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि लेखक को लगभग हर विधा में जिसमें वो सध सके करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए संस्मरण लिखा। सर, ये भी कहा जाता है कि कवि जो है अतीत की स्याही में वर्तमान की कलम से भविष्य लिखता है। ये कहाँ तक सार्थक है? देखिए,
कवि जो है एकदम शुरुआती दौर में कवि के कई मायने होते थे। जो वैद्य होता था, यानी जिसको ये मालूम था कि ये बेहोश होके गिर गए तो दौड़ के वो पत्ती निचोड़ के इनके मुंह में डाल देंगे तो ये उठ जाएंगे, उसको भी कवि कहा जाता था। फिर जो मंत्रों का दर्शन करना कहते थे कि ऋषि मंत्र दृष्टा हैं, तो मंत्र क्या है? जीवन जीने की सीख है। अगर वो जीवन जीने की सीख को हम देख पाते हैं तब ना हम बताएंगे कि शैलेंद्र हिंदी में एमए करो, अंग्रेजी में मत करो। तो हिंदी में एमए करने के लिए अगर कहेंगे तो हमको दिखाई पड़ना चाहिए ना कि हिंदी में एमए करने के बाद इससे क्या मिलेगा। तो अगर वहाँ तक हम देख पाते हैं तब हम दृष्टा हुए। तो पहले सोशल मीडिया का सुपर स्टार, सोशल मीडिया से मेरा अर्थ है कि जो सामाजिक ढांचा है, जो समाज है, उसका सुपर स्टार कभी होता था। लव कुश राम की कथा वाल्मीकि ने जो लिखी है वो राम के दरबार में सुना रहे हैं और राम कहते हैं कि अरे ऐसा राजा, ये किसकी कथा सुना रहे हो तुम? कहा मैं नहीं जानता, कोई राम है, उनके बारे में हमारे गुरुजी ने इस तरह से लिखा है, वो हम सुना रहे हैं आपको। तो आप देखिए कि आल्हा और ऊदल कोई बहुत बड़े ऐतिहासिक पात्र नहीं है, लेकिन जगनिक में आप महोबा में जाओगे तो आपको ढंग का एक नाश्ता करने का रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ठे तालाब है वहाँ पर जिसकी लड़ाई, लेकिन जो 52 लड़ाइयाँ लिख दिया जगनिक ने आला उदल की, तो आला उदल अब मैहर से भी जुड़ गए कि यहाँ देवी के यहाँ पूजा करने आते हैं, तो एक हाथी का बल था, आल्हा में तो ये था, एक सब कवि का दिया हुआ है। एक 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं क्षेमेंद्र, कश्मीर के पंडित हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। वो कहते हैं कि लंकापते संकुचितम यशः यत कीर्तिपात्रम रघुराजपुत्र, कि लंकापति जिसका सोने का नगर था, राजधानी थी, राजा एक राजा सोने का सिंहासन बनाता है, यही बहुत बड़ी बात है। उसका पूरा नगर है, विद्वान है, प्रकांड पंडित है, ब्राह्मण है, सब कुछ है, तो उसके यश को तो संकुचित कर दिया। और यत कीर्तिपात्रम रघुराजपुत्र, और एक अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के कीर्ति को एकदम धरती पर फैला दिया, महिमा मंडित कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि सर्व एव आदि कवि प्रभाव, ये सब कुछ आदि कवि का किया दिया। आदि कवि न रहते तो ऐसा नहीं होता, आदि कवि ने कुछ किया, इसलिए न वंचनीय कवि है छितेंद्रई। तो जो धरती में और राजा रावण भी राजा था, नहीं ढंग से डील किया उसने कवि से। तो राजाओं को चेतावनी देते हैं कि कवियों को बहुत वंचित मत करो। ये कवि ही जो है ना, छत्रसाल ने, पन्ना के जो राजा थे जिनकी तुलना की जाती है शिवाजी से, उन्होंने कहा कीरत को बिरवा कवि हैं, इनको कबहू को मिलान न दीजिए। ये जो कवि हैं ये यश बढ़ाने के, कीर्ति बढ़ाने के वृक्ष हैं, अगर ये सूख जाएंगे तो आपकी कीर्ति भी सूख जाएगी। तो इसलिए एक ही माध्यम था जनता में जाने का, कविता। श्रुति जब तक थी, जब तक सुन करके और याद करके गा करके, तब भी कविता। और आज भी कविता, अगर मान लो शेर व शायरी कविता न रहे तो आप किसी के दिल के मोहब्बत की पहचान ही नहीं कर पाएंगे। आपको फूलों की मुस्कान नहीं पता चलेगी कि ये फूल खिलते हैं कि मुस्कुराते हैं। आपको कोयल के और कौवे के दोनों के बोलने में फ़र्क नहीं पता चलेगा कि ये वो क्या बोल रहा है और ये क्या बोल रही है। तो आखिर उस मिठास को पहचानने के लिए, है ना, कविता ही आपको औजार देती है। मनुष्यता जब तक रहेगी तब तक कविता रहेगी, और जब तक कविता रहेगी तभी तक मनुष्यता भी रहेगी, क्योंकि वही सिखाती है पर दुख, कातरता, परोपकार, करुणा वगैरह वगैरह। सर, आपने जो लेखन किया, कविताएं लिखी, पुस्तक लिखी, तो इसके लिए कुछ आपने पैरामीटर भी बनाए होंगे। एक कहावत है कि जो न मेरे राम का हो मेरे किस काम का।
तो मेरा राम तो ये देश की जनता है, गरीब जनता है। दुनिया में जो भी दलित प्रताड़ित जन हैं, जी जो भी निरीह हैं, निर्बल हैं, निर्धन हैं, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु अनुचर है। विधि के विरुद्ध ही इसका रहा समर है। ये रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कर्ण कह रहा है महाभारत का। कर्ण अर्जुन से बहुत प्रतापी था, बहुत बड़ा वीर था। दुर्योधन वगैरह कुछ नहीं थे उसके सामने, अर्जुन वगैरह कुछ नहीं थे। इतिहास तो ही बताता है ना महाभारत का। जी जी दुर्योधन ने कर्ण से पूछा कि मित्र, जब तुम्हारे पास बाण था और उस बाण में इतनी शक्ति थी कि तुम चलाते, तो आज अर्जुन मर गया होता, और अर्जुन मर जाता तो महाभारत खत्म हो जाता, पांडव कायरें भाग जाते। तो तुमने क्यों नहीं चलाया? तो कर्ण ने कहा कि मित्र, अगर मैं बाण चलाता तो अधर्म हो जाता, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था और सूर्यास्त के बाद धर्म युद्ध नहीं होता। बहुत अच्छी बात कही दुर्योधन ने। दुर्योधन ने कहा, तो मित्र, क्या महाभारत में पहली बार अधर्म होता? उसके पहले नहीं हुआ था? तो कर्ण ने कहा कि मैं ये नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे पीछे राजगद्दी है और अर्जुन के पीछे राजवंश है। अगर वो अधर्म करते हैं, अगर तुम अधर्म करते हो, तो लोग तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन मेरे पीछे न राजगद्दी है, न राजवंश है, केवल धर्म है। मैं जब करूंगा तो जनता और समाज मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो कहेंगे कि कर्ण ने अनुचित किया था। ये भारतीय गरीब जनता का अपना आत्मनिर्णय है। जिसके पास अरबों खरबों रुपए हैं, वो रोज चुराने के लिए सोचता रहता है कौन सा रास्ता है, कहाँ से और पैसा बढ़ जाएगा। और जिसके पास 5 रुपया है, वो आप चल रहे हैं, आपके जेब से गिरा 10 रुपया देखेगा तो उठा के आपको थमा देगा। अरे भाई साहब, आपका गिर गया, ये ले लो। है कि नहीं? ये भारत है, असली भारत ये है। तो ये है शैलेंद्र। सर, आपके भविष्य की योजनाएं क्या हैं? बस स्वस्थ रहें, जिंदा रहें, और जब समय आए तो फिर चले जाए, और कोई योजना नहीं है। सर, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? भाई, सारे लोग, जितने लोगों को तक ये जाए, उनसे तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर कभी किसी के काम आ सको तो आ जाओ। किसी का दिल मत दुखाओ। कभी किसी व्यक्ति का इसलिए अपमान मत करो कि वो गरीब है, ये जाति से छोटा है। और संसार में जिस भी व्यक्ति के पास, मान लो सोने की गिन्नी गिरी मिल जाएगी कूड़े में, तो कोई छोड़ देगा? उधर से बहुत बड़ा सन्यासी गुजरेगा तो भी उठा लेगा, राजा गुजरेगा तो भी उठा। तो ज्ञान जहां से मिले उससे ज्ञान लीजिए और खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। दूसरे को दुख नहीं देंगे तो आपको भी दुख नहीं होगा। और समाज चूंकि इस तरह का है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पागल सांड की तरह आपको सींग मारते हैं। तो जो सींग मारने आए तो उनका सींग तोड़ने के लिए आपका 2-4 डंडा भी रहना चाहिए। जी। तो अपनी रक्षा करने के लिए भी आपके भीतर बल बुद्धि होना चाहिए। बस यही कहना था। हमारी खुशनसीबी है कि द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में आज हमारे बीच रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुशवाहा सर ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। सच तो सच है में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।